Introductions to Micro and Macroeconomics. Chapter number first, Introduction to Micro and Macroeconomics. ये चैप्टर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। सभी बच्चों ने अच्छे से ध्यान देना है बिकॉज चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चैप्टर सिर्फ पहले आपको बता दूं 12th में नहीं है, बल्कि आगे बीकॉम फर्स्ट ईयर में भी आपको यही टॉपिक रहेगा। अगर आप जाते हैं एमबीए में तो एमबीए में भी, और एमए अगर आप करते हो इकोनॉमिक्स में स्पेशलाइज, तो स्पेशल माइक्रो एक अलग सब्जेक्ट रहेगा और मैक्रो एक अलग सब्जेक्ट रहेगा। तो आप जहां पे भी जाओगे आगे एजुकेशन में तो आपको हर जगह ये टॉपिक मिलेगा। तो इसलिए ये जो टॉपिक हम देखने वाले बच्चों ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए आपने क्या करना है, इसको अच्छी तरह से ध्यान देना। अगर कुछ नहीं समझ में आया कमेंट कर सकते हैं आप लोग, मैं आपको हाथों हाथ रिप्लाई उसका दूंगा। ठीक है, चलो तो लेट अस स्टार्ट। वेलकम टू केडिया कॉमर्स क्लासेस। लेट अस स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर फर्स्ट, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शंस, यानी हमें देखना भी है इसका इंट्रोडक्शन क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है और मैक्रो। अब पहले तो मैं हमेशा जैसे बताता हूँ कि बच्चों आपको टॉपिक का मीनिंग अगर पता रहा तो आपको आगे का जो ये है चैप्टर वो पूरा का पूरा समझ में आता है। तो माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म, और मैक्रो का मतलब होता है स्थूल। स्थूल यानी एवरेज, एग्रीगेट, टोटल, सम। तो माइक्रो एंड मैक्रो दोनों का मतलब क्या होता है, स्थूल अर्थशास्त्र, और ये पहला होता है मैक्रो यानी सूक्ष्म यानी एकदम स्मॉल, इंडिविजुअल। तो ये दोनों का इंट्रोडक्शंस। अब इकोनॉमिक्स बोला है ना, सूक्ष्म अर्थशास्त्र और स्थूल अर्थशास्त्र। तो इकोनॉमिक्स तो अर्थशास्त्र होता है ना। चलो अब उन्होंने क्या दिया इंट्रोडक्शंस देखो। इंट्रोडक्शन में उन्होंने दिया कि द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स इज डिवाइडेड इनटू पार्ट। ये जो इकोनॉमिक्स की स्टडी है इसको दो पार्ट में डिवाइडेड किया गया। कितने पार्ट में बच्चों डिवाइडेड किया? दो पार्ट में। और उन्होंने जो दो पार्ट बताया वो बताया माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। यानी आपको बता दूं पहले इकोनॉमिक्स ये एक ही सब्जेक्ट था और इकोनॉमिक्स को पूरी तरह से स्टडी किया जाता था, लेकिन उसके बाद में ऐसा बोले गया कि भैया इकोनॉमिक जो है ये दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, एक होता है माइक्रो और एक होता है मैक्रो। अब ये किसने बताया वो आगे देखते हैं। The term microeconomics and macroeconomics were first coined and used by the Ranger Fritsch of Oslo University in 1933। उन्होंने ये जो टर्म इकोनॉमिक्स है इन्होंने ये किसने बताया कि भैया माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स की दो ब्रांचेस है, ये बताया सब में पहले रेंजर फ्रिच ने बताया, जो ओस्लो यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते थे। और वो जो थे वो उन्होंने कब बताया था, इन 1933 में उन्होंने बताया कि भैया इकोनॉमिक्स ये दो इसमें है होता है। इकोनॉमिक्स आप जो बता रहे हैं वो एक इसमें नहीं होता है, इकोनॉमिक्स ये दो इसमें होता है। और इसलिए उन्होंने बताया कि इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में डिवाइडेड किया जाता। तो आप जो ये बता रहे हो कि इकोनॉमिक्स माइक्रो अलग है मैक्रो, तो ये पहले बहुत से लोगों ने नहीं एक्सेप्ट किया बेटा। उसके बाद में फिर लोग बोले ठीक है भैया आप जो बता रहे हो वो सही है। क्यों सही है बताया, बिकॉज माइक्रो अलग है मैक्रो अलग है, ऐसा लोगों ने एक्सेप्ट किया। लेकिन कब एक्सेप्ट किया? बाद में। और इन्होंने सबसे पहले इन्होंने लोगों के सामने प्रेजेंट किया 1933 में रेंजर फ्रिच ने कि भैया ये माइक्रो और मैक्रो दोनों अलग चीज है। ये इकोनॉमिक जो है ये दो ब्रांच में स्टडी होता है, इकोनॉमिक्स दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। तो ऐसा उन्होंने बताया था। एंड सिंस उसके आगे देखो उन्होंने बताया, एंड सिंस दे हैव बीन एडॉप्टेड बाय द इकोनॉमिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। मैं अभी आपको बताया कि पहले यही बता रहे थे तो जल्दी किसने एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन जब लोगों ने उनकी बात देखी, उनका बुक देखा, उन्होंने जो किताब लिखी थी उसमें पढ़ा, उन्होंने जो लोगों के सामने बताया भैया क्यों ये माइक्रो और मैक्रो में है, तो बताने के बाद में फिर क्या हुआ, फिर कहां पे लोगों ने एक्सेप्ट किया। और आज ऑल ओवर द वर्ल्ड में जितने भी इकोनॉमिक्स थे वो एग्री करते हैं कि इकोनॉमिक्स ये दो ब्रांचेस में है, माइक्रो और मैक्रो। चलो आगे। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब ये जो क्वेश्चन है कि मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक जो है, माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी सूक्ष्म अर्थशास्त्र क्या होता है, ये अभी हमें देखना है। जो 2 या 3 मार्क के लिए आता है मार्च 2015, 16, 17 और अक्टूबर 2014 और 16 में भी बच्चों ये क्वेश्चन आके गया था। इसका मतलब है ये क्वेश्चन हर साल पूछे जाता है बच्चों। और कल हमने पेपर पैटर्न देखा था, उसमें क्वेश्चन था 2 मार्क के लिए जिसमें आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, है ना। तो वो जो 2 मार्क के क्वेश्चंस थे बच्चों उसमें तो ये कंपलसरी पूछा जाता है, डिफाइन कंसेप्ट या टर्म जो होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो उसमें तो ये क्वेश्चन आता ही है। तो इसको अच्छे से अपने स्टडी के हिसाब से भी ध्यान देना और एग्जाम के हिसाब से। अब मीनिंग देखो, अब हम देख रहे हैं सूक्ष्म अर्थशास्त्र यानी क्या, माइक्रो। माइक्रो यानी सूक्ष्म, इसका मतलब क्या होता है वो अभी हम देखने वाले हैं। उन्होंने बताया द टर्म माइक्रो, कि ये जो टर्म है कौन सी टर्म, माइक्रो। कौन सी? माइक्रो यानी क्या, सूक्ष्म अर्थशास्त्र। तो ये जो टर्म माइक्रो है उन्होंने बताया द टर्म माइक्रो इकोनॉमिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मैक्रोस। उन्होंने बताया ये वर्ड कहां से आया बच्चों, तो उन्होंने बताया ये जो वर्ड है सर ये माइक्रोस से आया।
विच मीन जिसका मतलब क्या होता है अ स्मॉल मिलियन पार्ट, जिसका मतलब होता है जितने भी मिलियन पार्ट्स होंगे उसमें से छोटा सा मिलियन पार्ट, यानी आप इतना सारा कोई ढेर होगा कोई चीजों का, उसमें से अगर एक चीज उठा रहे हो तो उसको बोले गया है माइक्रो, सूक्ष्म। यानी उन्होंने बताया कि द टर्म माइक्रो इकोनॉमिक्स इज डेराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, ये वर्ड ग्रीक से आया पहली बात तो, और वो ग्रीक वर्ड कौन सा है, मैक्रो से। दूसरा उन्होंने बताया विच मीन्स अ स्मॉल मिलियन पार्ट, जिसका अर्थ क्या होता है कि एक छोटा सा मिलियन पार्ट, यानी इतना सारा होगा उसमें से एक छोटा सा पार्ट, ऐसा उन्होंने बताया। अब आगे देखो उन्होंने क्या था, माइक्रो मीन्स अ स्मॉल पार्ट ऑफ अ थिंग, कोई भी चीज का एक छोटा सा हिस्सा। माइक्रो मीन्स अ स्मॉल पार्ट ऑफ थिंग, थिंग यानी कोई कमोडिटी हो सकती है, कोई गुड्स हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है, लेकिन उसमें से अगर एक आधी चीज आप एज्यूम करके चलो, उसमें से एक आधी चीज अगर आप कंसीडर करके चलो, या एज्यूम करो 100 बच्चे, 100 में से एक बच्चे को हमने लिया, उसकी स्टडी किया कि भैया ये कितने घंटे पढ़ाई कर रहा है, अभी 12 की एग्जाम आने वाली है, कितने घंटे पढ़ाई कर रहा है, अभी एमबीए का स्टूडेंट है तो ये कैसा प्रिपरेशन कर रहा, बैंकिंग का स्टूडेंट है तो ये कैसे प्रिपरेशन कर रहा। यानी इतने सारे स्टूडेंट में से जब आप एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को समझने की कोशिश करते हो कि उसका स्टडी शेड्यूल क्या था, उसने कितना हार्डवर्क किया, रोज कितना डेली उसका टाइम टेबल कैसे फॉलो करता है, वो ये सारी चीजों को अगर हम स्टडी करते हैं तो उसको भी माइक्रो इकोनॉमिक्स उन्होंने बताया। बिकॉज वो क्या बोलते हैं, इतने सारे चीजों में से अगर आप कोई एक चीज को सेपरेटली निकालते हो, डिटेल स्टडी करते हो, तो दैट इज कॉल्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स। आगे देखो क्या दिया, माइक्रो इकोनॉमिक्स दस डील विद अ स्मॉल पार्ट ऑफ द नेशनल इकोनॉमी, और इसलिए उन्होंने बताया माइक्रो इकोनॉमिक्स दस कि माइक्रो जो इकोनॉमिक्स है ये क्या करता है, डील्स विद अ स्मॉल पार्ट, जितने भी हमारी जो इकोनॉमी है यानी अर्थव्यवस्था है, राष्ट्रीय जो अर्थव्यवस्था है वो इकोनॉमी के अंदर ये क्या करता है, उन्होंने बताया डील करता है। कैसे डील करता है, तो स्मॉल पार्ट्स की डील करता है, जितने भी स्मॉल पार्ट, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हो गए, छोटी छोटी चीजें हो गए, उसको सॉल्व करने के लिए इन्होंने बताया मैक्रो इकोनॉमिक्स मदद करता है, जो हमारे नेशनल इकोनॉमी में उनका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। इट स्टडीज, साथ ही साथ उन्होंने बताया इट स्टडीज द इकोनॉमिक एक्शन एंड बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट सच एज, अब उन्होंने बताया कि इसके अंदर क्या होता है, इट स्टडीज, इसके अंदर स्टडी होती है, काय की स्टडी की जाती है, इकोनॉमिक एक्शन यानी जो आर्थिक उसका एक्शन है, आर्थिक बोले तो रिलेटेड विद मनी, रिलेटेड विद मनी बोले तो पैसे से रिलेटेड, यानी वो पैसे से रिलेटेड किस तरह से काम करता है, किस तरह से अर्न करता है, किस तरह से अपना जॉब करता है, किस तरह से डेली अपने काम पे जाता है, किस तरह से पैसे कमाता है, अर्न करता है, किस तरह से सेव करता है, किस तरह से एक्सपेंडिचर करता है, ये सारे जो इकोनॉमिक उसके ट्रांजेक्शन है या इकोनॉमिक जितने भी एक्शन होगी, वो सभी की सभी एक्शन इसमें स्टडी की जाती है, और वो एक्शन लेते हुए उसका बिहेवियर कैसा है, उसकी वागणूक कैसे है, वो लोगों से बातचीत कैसे करता है, बार्गेनिंग करता है कई जगह तो वो टाइम पे किस तरह से उसका बिहेव रहता है, कहीं पैसे सेव करता है वो टाइम पे उसका बिहेव कैसे होता है, पैसे अर्न करता है वो टाइम पे उसका बिहेव कैसा होता है। तो ये सब चीजों का उसका जो बिहेवियर है वो हम स्टडी कर रहे हैं, लेकिन किसका बिहेवियर, ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स, एक पर्सन का, एक यूनिट का। सच है, जैसे कि उन्होंने बताया इंडिविजुअल कंज्यूमर, भैया इतने सारे कंज्यूमर है मार्केट में, लेकिन एक कंज्यूमर हमने देखा एक्स नाम का बंदा था, और वो एक्स नाम का जो बंदा है वो किस तरह से, वो एक्स नाम का बंदा किस तरह से बार्गेनिंग कर रहा है, किस तरह से मार्केट में शॉपिंग कर रहा है, किस तरह से वो कमोडिटीज को चेक कर रहा है कि भैया अच्छी है नहीं है, तो उसका जो वो टाइम का जो बिहेवियर है, वो बिहेवियर को स्टडी करते हैं हम। अब ये बिहेवियर कैसे स्टडी कर रहे हैं, तो इंडिविजुअल यूनिट यानी इतने सारे कंज्यूमर के वो बंदे को हमने लिया, अब लिया बोले तो ऐसा साइड में लैब में लेके चेक नहीं कर रहे बच्चों, लिया बोले तो हम उस पर सिर्फ देख रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, उस पर वॉच कर रहे हैं कि इसका बिहेव कैसा है। और इसलिए बताया इंडिविजुअल कंज्यूमर्स, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, एक आधा प्रोड्यूसर और फर्म, कि जैसा एक आधा प्रोड्यूसर है वो क्या चाहता, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करना चाहता, कम से कम कॉस्ट में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करना चाहता। फिर उसके लिए उसका बिहेव कैसे होता है, वो क्या क्या करता है, कितना हार्डवर्क करता है, रॉ मटेरियल देखता है कहाँ से सस्ता मिलेगा, वेस्टेज कैसे कम से कम होगा, अच्छी क्वालिटी कैसे मैं बनाऊं, कम कॉस्ट में ज्यादा प्रोडक्शन के लिए मैं कौन सी मशीनरीज टेक्नोलॉजी यूज करूं, अच्छी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या रहेंगी, अच्छी पैकिंग कैसे रहेंगे, अच्छा कम कॉस्ट में एडवर्टाइज का जरिया कौन सा रहेगा, ये सारे चीजों के टाइम पे उसका जो बिहेव होता है वो अगर हम पर्टिकुलर लेवल पे स्टडी कर रहे हैं तो उसको भी माइक्रो इकोनॉमिक्स बोला जाता। द प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी और अ फैक्टर रिड्यूसिंग, अब प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी का मतलब क्या होता है, एक आधी कमोडिटी है बच्चों, एज्यूम करो आप कि एक आधा पेन ड्राइव है, फॉर एग्जांपल ये पेन ड्राइव है, तो ये पीडी जो है पेन ड्राइव, इसका अगर हमें क्या करना है, प्राइस फाइंड आउट करना है कि इसकी प्राइस कैसे कितनी है। अब ये है डिपेंड करता है, ये है 32 जीबी का पीडी है,
अब 32 जीबी का अगर पेन ड्राइव है तो इसकी प्राइस हम कैसे डिसाइड करेंगे? तो देखना पड़ेगा इसमें मटेरियल कितना लगा, इसमें टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट कितने लगे, उसके बाद में इसमें बनाने में कॉस्ट कितना लगा, इसमें टैक्सेस कितने लगे, ये सारी चीजें काउंट करने के बाद में इसमें फिर प्रोड्यूसर का प्रॉफिट, मैन्युफैक्चरर का, डिस्ट्रीब्यूटर का प्रॉफिट, सुपर स्टॉकिस्ट का प्रॉफिट, एजेंसी वाले का प्रॉफिट, उसके बाद में रिटेलर का प्रॉफिट, ये सारा प्रॉफिट ऐड करने के बाद में पैकिंग कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, ये सब करने के बाद में फिर हम बोल सकते हैं कि भैया जो इसकी प्राइस है अगर 32 जीबी है तो कम से कम 700 से 800 रुपए हमने इसकी प्राइस रखना चाहिए। तो या फिर अगर कंपनी का है, अच्छा ब्रांडेड है, तो वो ज्यादा महंगा रखेंगे, एकदम अलग कंपनी है तो हो सकता है कम प्राइस रखे, लेकिन डिपेंड ऑन अ कॉस्ट। हम पहले क्या करेंगे, पीडी लेंगे और उसकी टोटल कॉस्ट निकालेंगे, कॉस्ट के अकॉर्डिंग फिर उसमें हम सभी का प्रॉफिट ऐड करेंगे, देन आफ्टर वी डिसाइड प्राइस। अब ये अगर पीडी है 16 जीबी का तो बट ऑब्वियसली इसकी कॉस्ट अलग रहेंगी, ये अगर है 32 जीबी का इसकी कॉस्ट अलग रहेंगी, डिपेंड करता है इसमें हम मेमोरी कौन सी रख रहे हैं। तो ये सारी चीजों का पर्टिकुलर लेवल पे अगर आप स्टडी करते हो तो वो पर्टिकुलर लेवल को आपको फाइंड आउट करना पड़ता है, पूरा डिटेल स्टडी करना पड़ता है, तभी आप उसकी कॉस्ट, उसका प्रॉफिट सब फाइंड आउट करने के बाद में ही प्राइस डिसाइड कर सकते हो। और यहाँ पे क्या होगा बच्चों, फिर सर आप बोलोगे सर माइक्रो इकोनॉमिक्स का इस्तेमाल कैसे हो रहा? तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग ही क्या बोल रहा है कि आप कोई चीज को डिटेल स्टडी करो, फिर चाहे वो पीडी हो, कंज्यूमर हो, स्टूडेंट्स हो, एक आधा कोई मार्केट हो, या अकोला की सिचुएशन कैसी है, अभी पुणे में कोचिंग क्लासेस ऑफलाइन स्टार्ट हो गए, वहां की सिचुएशन कैसी है, बॉम्बे में अभी तक नहीं स्टार्ट हुए, वहां की सिचुएशन कैसी है, सैटरडे से अकोला डिस्ट्रिक्ट में वैक्सीनेशन स्टार्ट हो जाएगा तो यहाँ पे क्या सिचुएशन रहेंगी। यानी कोई चीज को अगर आप पर्टिकुलर लेवल पे बच्चों स्टडी कर रहे हो, तो जहां पे आप पर्टिकुलर इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी करते हो दैट इज कॉल्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स। फिर आप काय की स्टडी कर रहे हैं दैट इज अ डिफरेंट मैटर, that is not included in a study of microeconomics, but only microeconomics included। क्या included होता है कि पर्टिकुलर लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे कोई चीज की आप डिटेल स्टडी कर रहे हो दैट इज कॉल्ड माइक्रोइकोनॉमिक्स। अब उन्होंने आगे दिया और अ फैक्टर ईटीसी, और अ फैक्टर ईटीसी का मतलब क्या होता है, फैक्टर का मतलब क्या होता है? देयर आर बच्चों 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, अच्छे से ध्यान देना। अगर बड़े बड़े जॉब में आप जाते हो ना, अगर एमबीए करने के बाद, सीए करने के बाद, अगर बड़े बड़े कंपनी, सीएस करने के बाद बड़े बड़े कंपनी में जाते हो, जब आपका इंटरव्यूज होता है ना बच्चों, तो वहां पे कुछ कॉमन चीजें पूछी जाती है। अगर आप कॉमर्स फील्ड से आते हो तो आप सोच भी नहीं सकते ऐसे कॉमन, आपको गोल्डन रूल पूछे जाते हैं, आप बोलते सर गोल्डन रूल वहां पे? हाँ, आपको पूछे जाते हैं बताओ बेटा व्हाट इज, हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, तो आप बोलेंगे सर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन से होते हैं? देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लिसन केयरफुली। There are 4 factors of production. First, land, labor, capital, entrepreneur। ये चारों में से अगर एक भी गायब रहा तो प्रोडक्शन नहीं होता। लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रेन्योर, लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रेन्योर। लैंड, लैंड जमीन, लेबर मजूर वर्कर, लैंड, लेबर, कैपिटल पैसा, कैपिटल में मशीनरी वगैरह सब आती है, कैश भी आती है, सब आ गए। और इंटरप्रेन्योर यानी मालक, ओनर, ओनर नहीं रहेगा तो फिर तो दिवाला निकल जाएगा बच्चों। तो ये चारों फैक्टर्स होते हैं, और ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, अब आप बोलोगे सर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की प्राइस यानी, तो फैक्टर ऑफ, क्योंकि वहां पे दिया द प्राइस ऑफ पर्टिकुलर कमोडिटी और फैक्टर्स, तो यहाँ पे जो फैक्टर्स बोले गया है उसकी जो प्राइस है, प्राइस का मतलब यहाँ पे उसका रेमुरेशन हुआ। रेमुरेशन बोले तो उसका मोह बदला, यानी अगर कोई लेबर हमारे वर्क कर रहा है हमारे यहाँ पे, तो लेबर की मजदूरी क्या रहेगी। अगर कोई बंदा लेबर की वेजेस डिसाइड करने के लिए भी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का इस्तेमाल करते हैं। लैंड है तो लैंड का अगर हम लैंड रेंट से लेते हैं तो जो लैंडलॉर्ड रहेगा उसको हम रेंट कितना देंगे, तो वो हम डिसाइड करते वक्त माइक्रो इकोनॉमिक्स का इस्तेमाल होता है। इंटरप्रेन्योर है, ओनर है, तो उसको कितना प्रॉफिट दिया जाएगा उसको डिसाइड करते वक्त भी माइक्रो इकोनॉमिक्स का यूज होता है। कैपिटल अगर हम कहीं से लेके आ रहे हैं, बोरोइंग कर रहे हैं, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट क्या रहेगा, तो लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रेन्योर, इनको जो रेमुनेशन होता है बच्चों वो डिसाइड करना। और मैंने चारों के रेमुनेशन बताया, फिर से बताता हूं। लैंड को क्या मिलता है, रेंट, लैंड को क्या मिलता है, रेंट, कैपिटल को क्या मिलता है, इंटरेस्ट, कैपिटल को क्या मिलता है, इंटरेस्ट, लेबर को क्या मिलता है, वर्कर को क्या मिलता है, वेजेस, और जो इंटरप्रेन्योर होता है इसको मिलता है प्रॉफिट। और ये कितना परसेंट उनको देना, पर डे के हिसाब से देना, पर प्रोडक्ट के हिसाब से देना, या पर सेल के हिसाब से देना, ये कैलकुलेट करते वक्त भी माइक्रो इकोनॉमिक्स का इस्तेमाल होता है। और इसलिए उन्होंने बताया कि आप कोई भी चीज कैलकुलेट कर रहे हैं, तो जो चीज आप कैलकुलेट कर रहे हैं उसको अगर आप डिटेल में स्टडी करते हो, पर्टिकुलर लेवल पे स्टडी करते हो, स्पेशली उसको एनालिसिस करते हो, तो दिस ऑल थिंग्स इज इंक्लूडेड इन अ माइक्रो इकोनॉमिक्स।
अब डेफिनेशन क्या है, अब इसकी हम व्याख्या देखने वाले बच्चों। डेफिनेशन, अब डेफिनेशन क्या होती है वो देखो। अकॉर्डिंग टू मॉरिस डॉब क्या बोलते हैं देखिए। अब सब में अच्छी डेफिनेशन मेरे हिसाब से तो मॉरिस डॉब की है। क्यों है देखो, उन्होंने क्या बताया, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज इन फैक्ट अ माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द इकोनॉमी। उन्होंने बताया माइक्रो इकोनॉमिक्स की सूक्ष्म अर्थशास्त्र क्या है, इज इन फैक्ट वो कौन सी चीज है, इज इन फैक्ट माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द इकोनॉमी। देखो इतने सरल शब्दों में एक छोटे से लाइन में इन्होंने पूरे इसका डेफिनेशन मीनिंग सब बता दिया। कैसे, उन्होंने बताया सूक्ष्म अर्थशास्त्र इज इन फैक्ट वो कुछ नहीं बल्कि क्या है, माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द इकोनॉमी। जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसको मानो हम माइक्रोस्कोपी से स्टडी कर रहे हैं। यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइक्रोस्कोपी, आपने साइंस या लैब में देखा होगा बच्चों, साइंस के लैब में या जहाँ पे हम टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, ये जितने भी टेस्ट होते हैं, लैब्स होते हैं, लेबोरेटरी जिसको हम बोलते हैं, उसके अंदर माइक्रोस्कोपी होती है ना। और वो जो माइक्रोस्कोपी होती है ना बच्चों, उससे वो बोलता है मानो हम स्टडी कर रहे हैं। माइक्रोस्कोपी से कौन सी चीज की स्टडी करते हैं, जो चीज हम हमारे नॉर्मल आई से नहीं देख सकते, वो चीजों को हम माइक्रोस्कोपी से स्टडी करते हैं। जैसे हमारी ब्लड टेस्ट, अगर हमें टेम्परेचर आ रहा है, बार बार वोमिटिंग्स हो रही है, तो डॉक्टर क्या बोलते हैं, जाओ भैया ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट लेके आओ। उसमें वो कुछ लिखते हैं डॉक्टर की ब्लड टेस्ट में क्या टेस्ट करवाना है। तो सामने वाले हम जब लैब पे जाते हैं, लैब वाला क्या करता है, सिरिंज से थोड़ा सा ब्लड निकालता है, एक पकड़ के चलो थोड़ा सा सिरिंज में निकालता है, और देन आफ्टर क्या करता है, उसको वो एनालाइज करता है वो माइक्रोस्कोपी में कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स है। और वो रिपोर्ट आने के बाद में हमें वो रिपोर्ट देता है, वो रिपोर्ट हम डॉक्टर के पास देते हैं, डॉक्टर उसको ध्यान में रखते हुए हमें प्रिस्क्रिप्शन में मेडिसिन अलाउड करता है कि आप ये लो। तो इसका मतलब क्या हो, वो जो माइक्रोस्कोपी है, फिर उसने अपने पूरे बॉडी को एग्जामाइन किया क्या, नहीं। पूरे ब्लड को निकाल के एग्जामाइन किया क्या, नहीं। उसने क्या किया, पूरे बॉडी में से 2-3 बूंद निकाले और उसको लिया और उसको डिटेल स्टडी किया, और उसपे से हमारे हमारे बॉडी में क्या प्रॉब्लम्स है वो उसने बताया। वैसे ही मॉरिस डॉब बोलते हैं कि पूरी इकोनॉमी, जितनी भी अर्थव्यवस्था है, एज्यूम करो कि आप माइक्रोस्कोपी से उसको देख रहे हो, माइक्रोस्कोपी से उसकी स्टडी कर रहे हो, और उसको माइक्रो इकोनॉमिक्स बोले गया उन्होंने। समझा क्या। तो ये कैसे बताया उन्होंने, तो उन्होंने ये बताया कि मानो पूरे अर्थव्यवस्था को, अब एज्यूम करो यार, उन्होंने जो डेफिनेशन दी, इतने ब्रॉड कंसेप्ट है उनकी डेफिनेशन। एज्यूम करो जो माइक्रोस्कोपी हम काय के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो नॉर्मल चीज हम आंखों से नहीं देख सकते, उसको बड़े लेवल पे देखना है तो माइक्रोस्कोपी का यूज होता है। अब आप इकोनॉमी को अगर माइक्रोस्कोपी का स्पेक लगा के चेक करोगे, देखोगे, तो सोचो कितनी बड़ी बड़ी चीजें दिखेंगी। यानी अगर आपको एक सादा मॉस्किटो रहेगा ना, जो मच्छर रहता है बच्चों, वो भी एकदम एलिफेंट से बड़ा दिखेगा आपको। आपको चल नहीं पाओगे अगर वो स्पेक यूज करो तो माइक्रोस्कोपी का। और उन्होंने वही बताया कि पूरे इकोनॉमी की स्टडी, पूरे अर्थव्यवस्था की स्टडी मानो हम माइक्रोस्कोपी से कर रहे हैं, उसका मतलब हो गया माइक्रो इकोनॉमिक्स। यानी हर चीज को डिटेल में स्टडी कर रहे हैं, ऐसा उनका मतलब आया अकॉर्डिंग टू केन बोल्डिंग। अब डेफिनेशन लर्न करने की बच्चों में आज टेक्निक बताने वाला हूँ सभी बच्चों को। तो डेफिनेशन लर्न कैसे करते हैं, बहुत से बच्चे होते हैं जिनका प्रॉब्लम होता है, सर हमें लर्निंग में प्रॉब्लम है, सर हमें समझ में आता, सर रीड। अभी कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको रीडिंग में प्रॉब्लम होता है, कहीं पे आप अटक जाते हो। तो रीडिंग का प्रॉब्लम मेरा भी होता है बच्चों, ऐसा नहीं है, आपका भी हो सकता है, मेरा भी प्रॉब्लम होता है बहुत बार। तो कभी कभी क्यों होता है रीडिंग में, बिकॉज हमारा रीडिंग कम होता है, या फिर हम ऐसे वर्ड्स कम रीड करते हैं जो नॉर्मल नहीं होते हैं। अब मेरा तो रीडिंग आप लोगों को सबको पढ़ाते पढ़ाते ज्यादा होता है, बट हो सकता है कभी बार नहीं होता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। बट मेन चीज होती है रीडिंग आना चाहिए। सेकंड होता है जो रीड आप कर रहे हो वो आपके ओन लैंग्वेज में अंडरस्टैंड होना चाहिए, आपको समझना चाहिए कि इसका मतलब क्या हो रहा है। सेकंड, थर्ड, जो चीज समझ में आ गई उसको आपके ओन लैंग्वेज में आपको कन्वर्ट करते आना चाहिए कि अभी मैंने क्या रीड किया, ये रीड किया, इसका मतलब क्या हुआ, ये हुआ, फिर इसका मीनिंग क्या होता है, तो ये होता है। एंड देन आफ्टर आपको फिर जो रीड करना है उसको एक स्पीड में रीड करना है। अब स्पीड यानी क्या, जैसे बच्चों हम बाइक चलाते, मोपेड चलाते, टू व्हीलर, तो टू व्हीलर चलाते वक्त स्पीड ब्रेकर कहाँ पे आता है, वहां पे ब्रेक लगाते हैं, फिर स्पीड ब्रेकर के आफ्टर एक्सीलेटर हम रेस करते हैं। देन हमारी गाड़ी जहाँ पे पूरी दूर तक कोई नहीं दिख रहा, पूरा रास्ता सुनसान है, खाली है एकदम, वहां पे हम थोड़ी सी स्पीड बढ़ाते हैं, है ना। लेकिन गाड़ी एक रिक्स की होता है, ये रिक्स की नहीं है, तो वहां पे स्पीड गाड़ी में कभी नहीं बढ़ाना बेटा, स्लो गाड़ी ही चलाना कभी भी। तो अब यहाँ पे मैं क्यों बता रहा हूँ एग्जाम्पल देखो, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज इन फैक्ट, यानी आपको बोलना है माइक्रो इकोनॉमिक्स इज इन फैक्ट, यानी देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स तक गाड़ी चलाते हुए इज इन फैक्ट पे आपको क्या लग गया, स्पीड ब्रेकर लग गया। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज इन फैक्ट और माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द इकोनॉमी,
वहां पे एकदम से आपको 60 70 80 की स्पीड लेना है गाड़ी की। जब हमें 1 2 3 बोले जाता है, हमारी स्पीड कैसे होती है? हम सोच के बोलते हैं 1, उसके बाद में आएगा 2, 2 के बाद में आएगा 3, नहीं बोलते ना, हम डायरेक्ट बोलते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्यों बोलते? बिकॉज बचपन से बोले हुआ है, हमारा ब्रेन सोचता भी नहीं और मुंह से वर्ड्स निकलते, तो वो इसलिए निकलते बिकॉज हमारी स्पीड होती है। कोई भी चीज की स्पीड रही तो वो सोचने के पहले काम होता है, इसलिए मैं बोलता हूँ कुछ चीजें स्पीड में लर्न करना चाहिए। Microeconomics is in fact microscopic study of the economy, microscopic study of the economy, microscopic study of the economy, microscopic study of the economy। तो ये अगर आप बोलोगे तो आपकी इजी होता है, यानी आपको क्या बोला है? माइक्रो इकोनॉमिक्स इज इन फैक्ट स्टडी ऑफ द माइक्रो इकोनॉमी, ऐसे बोलना है आपको। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज इन फैक्ट माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द इकोनॉमी। अगर आप ऐसा बोलोगे तो जल्दी होगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स फिर थोड़ा सा स्पीड ब्रेकर आया, इज इन फैक्ट माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द इकोनॉमी, वहां पे एकदम स्पीड पकड़ना है। और जैसे आप ये स्पीड पढ़ोगे, देखोगे, ध्यान दोगे, तो आपकी डेफिनेशन एक बार लर्न करोगे, 2 3 4, बाद में एकदम स्पीड से डेफिनेशन ध्यान में रहेगी आपको और एकदम से बोलते आएगी। नहीं तो फिर हम क्या करते हैं, अगर स्लो करते, कुछ बच्चों को आदत हैबिट है माइक्रो इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स माइक्रो इज इन फैक्ट इज इन फैक्ट इज इन फैक्ट इज इन फैक्ट अस माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द इकोनॉमी माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द इकोनॉमी माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द, फिर वो फिर से चलता, अब फिर से बोलता है माइक्रो इकोनॉमिक्स इज इन फैक्ट। ये नहीं, दैट इज अ रॉन्ग टेक्निक। क्यों रॉन्ग टेक्निक? अगर इसमें का एक भी वर्ड आपका मिसिंग हो गया तो आगे का कुछ भी नहीं आता आपको, और फिर आप बोलते बस यार वो एक वर्ड मुझे याद आ जाए तो मैं आगे का आ जाता है, और वही वर्ड याद नहीं आता है, क्योंकि बिकॉज वो स्टडी की टेक्निक नहीं है, वो रट्टा मारोगे। हमें रट्टा नहीं मारना है, या रट्टा भी मारना है टेक्निक में कि विदाउट ब्रेन काम करे, आपके मुंह से वो सभी की सभी डेफिनेशन एकदम से आ जाए। तो जो टेक्निक मैंने अभी आपको बताया उसको आप फॉलो कीजिए, देखिए अगर आपको लर्न होता है, नहीं होता है, नहीं होता है कमेंट कीजिए, मैं बताऊंगा फिर से। अकॉर्डिंग टू केन बोल्डिंग, अब केन बोल्डिंग क्या बोलते हैं? केन बोल्डिंग की अच्छी डेफिनेशन है इनकी भी, ये भी एक महान इकोनॉमिक्स है जिन्होंने बहुत कुछ लिखा, और ये भी आपको, ये ऐसे इकोनॉमिक्स के बहुत जगह आपको मिलेंगे। अभी आपकी शुरुआत हुई बच्चों एजुकेशन में, कॉमर्स में आप बच्चे अभी स्टार्ट हुए हो, अभी तो दुनिया बाकी है आपके लिए, तो इसमें हर जगह आपको केन बोल्डिंग आपको मिलते जाएंगे। देखो क्या बोलता है केन बोल्डिंग, माइक्रोइकोनॉमिक्स कंसिस्ट ऑफ लुकिंग ऑफ द इकोनॉमी थ्रू अ माइक्रोस्कोपिक। अरे इन्होंने भी वही बता दिया, क्या बता दिया कि माइक्रो इकोनॉमी सूक्ष्म अर्थशास्त्र कंसिस्ट ऑफ लुकिंग, मानो कि इस तरह से देख रहा है, ऑफ द इकोनॉमी अर्थव्यवस्था को थ्रू अ माइक्रोस्कोप, कि माइक्रोस्कोप से आपने वो स्पेक लगा दिया और उसको ऐसा देख रहे हो माइक्रोस्कोप से पूरे इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था से। एज कैसे? एज इट वेयर, जैसे कि वो है, टू सी हाउ द मिलियंस ऑफ द सेल इन अ बॉडी ऑफ इकोनॉमी, कि हमारे बॉडी के अंदर किस तरह से सेल होते हैं, वैसे इकोनॉमी में ऐसे कितने सारे सेल्स है, पेशिया है, जिसको आप देख रहे हो, एक एक को डिटेल में ले रहे हो, चेक कर रहे हो, डिटेल में ले रहे हो। जैसा अभी ब्लड हो गया, ब्लड चेक करते, होमोग्लोबिन चेक करते हम, है ना, हमारे प्लेटलेट चेक करते, तो वैसे उन्होंने बताया कि एज्यूम करो जो पूरा इकोनॉमी अर्थव्यवस्था है उसको आप माइक्रोस्कोपी से देख रहे हो, और जितने सारे ये इकोनॉमी की बॉडी है ना, जैसे हमारे बॉडी होती है वैसे उन्होंने पूरे अर्थव्यवस्था को एक बॉडी बोला, और जैसे हमारे बॉडी में अलग अलग सेल्स होते हैं वैसे उन्होंने इकोनॉमी में जो भी एम्प्लॉयमेंट, रोजगार, उसके बाद में कुछ प्रॉब्लम्स होंगे, फर्म्स होगी, इंडस्ट्रीज होगी, ये सारी चीजों को अगर आपको सॉल्व करना है तो उसको आप क्या करोगे, डिटेल में लोगे, उसको एग्जामाइन करोगे, रिसर्च करोगे, और उसके बाद में आपका कंक्लूजन दोगे। एंड वही उन्होंने बताया कि माइक्रो इकोनॉमिक्स कंसिस्ट लुकिंग ऑफ द इकोनॉमी थ्रू अ माइक्रोस्कोपिक एज इट वेयर टू सी हाउ द मिलियंस ऑफ द सेल इन द बॉडी ऑफ इकोनॉमी, कि इकोनॉमी के अंदर कितने बॉडी, इकोनॉमी एक बॉडी है, उसके अंदर कितने सेल्स हैं, इसको अगर आपको डिटेल में स्टडी करना है तो मानो कि आप पूरे इकोनॉमी को माइक्रोस्कोपी से देख रहे हो, ऐसा माइक्रो इकोनॉमिक्स है। The individual or a household as a consumer, an individual or a firm as a producer play their part in the working of the whole economic organism। अब उन्होंने बताया द इंडिविजुअल्स, यानी जितने भी इंडिविजुअल्स होते हैं, मैं इंडिविजुअल हूं, आप इंडिविजुअल्स हो, और अ हाउस होल्ड, जितने भी हाउस होल्ड्स है, एज अ कंज्यूमर, या जितने भी कंज्यूमर्स होंगे, कस्टमर्स होंगे, एंड इंडिविजुअल्स और अ फर्म, जितने भी इंडिविजुअल्स होंगे, इंडिविजुअल्स का मतलब समझता है, एक इंसान, पर्टिकुलर पर्सन, या फर्म्स होंगे, एक आधी फर्म होगी, एक आधी संस्था होगी, एक आधी बैंक होगी, एक आधी इंडस्ट्रीज होगी, एज अ प्रोड्यूसर प्ले देयर रोल, वो अपना क्या रोल वहां पे प्ले करते हैं इन द वर्किंग ऑफ द होल इकोनॉमिक ऑर्गेनिज्म, यानी जितना भी ऑर्गेनिज्म है, इकोनॉमिक आर्थिक ऑर्गेनिज्म जितना भी है, उसमें वो लोगों का क्या रोल प्ले करते हैं, वो उसको डिटेल में स्टडी करना, यानी माइक्रो इकोनॉमी। यानी क्या था, प्रोड्यूसर है भैया, प्रोड्यूसर की वजह से क्या बेनिफिट हो रहा है हमारे इकोनॉमिक को,
मैं हूं, मेरे वजह से क्या बेनिफिट होता है, आप इंडिविजुअल, आपकी वजह से क्या बेनिफिट होता है ये, या फिर आपकी वजह से क्या प्रॉब्लम होते हैं, ये भी डिसएडवांटेजेस क्या एडवांटेजेस क्या है, जो भी चीजें होगी वो चीजों को डिटेल में स्टडी करना यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स। आगे हम दिया, इट मींस, इसका मतलब होता है कि इन अ माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस इज अ इंडिविजुअल यूनिट्स एग्जामाइन सेपरेटली इन डिटेल। उन्होंने बताया इसका मतलब ये होता है भैया कि हम क्या करते हैं हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल लेवल पे वो बंदे को लेते हैं, लेते बोले तो ऐसा लैब में नहीं लेके जाते हैं, उसको देखते हैं, उसको एग्जामाइन करते हैं और उस पर स्टडी करते हैं, और फिर उस पे से हम बताते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। बट कैसा स्टडी करता है ये, सेपरेटली, एट ए टाइम सब चीजों का स्टडी नहीं करता है। अब हम देखने वाले इसके फीचर्स, फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। और फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स जो ये क्वेश्चन है बच्चों, ये 3 मार्क के लिए आता है, आपको 3 मार्क के लिए आया था मार्च 2016-18 एंड 17-18 में आया था अक्टूबर, यानी 16 में भी आया था, 17 में भी आया था, 18 में भी आया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फीचर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब भैया माइक्रो इकोनॉमिक्स तो हमें समझ में आ गया कि कोई भी चीज की डिटेल में स्टडी करना उसको माइक्रो इकोनॉमिक्स बोले जाता है, फिर वो चाहे इंडिविजुअल हो, फर्म हो, इंडस्ट्रीज हो, कोई भी चीज हो। तो फिर इसके फीचर्स क्या है, अगर हम कोई चीज को इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी करते हैं तो उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। अब उन्होंने बताया स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट और इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट। उन्होंने बताया कि हम कैसे स्टडी करते हैं, तो उन्होंने बताया हम इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी करते हैं। हम कैसे स्टडी करते हैं, तो इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट यानी जो आर्थिक घटक है उसका हम सेपरेटली डिटेल में स्टडी करते हैं। देखो आगे क्या दिया, Microeconomics is the study of a behavior of a small individual economic unit like particular household, individual firm, individual price etc. उन्होंने बताया कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी, माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करता है, क्या की स्टडी करता है, ऑफ अ बिहेवियर ऑफ स्मॉल इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट, यानी जितने भी बिहेवियर स्टडी करता है, किसका बिहेवियर, इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे बार बार इकोनॉमिक बोले हो, आर्थिक, यानी जो लेन देन कर रहा है बच्चों, जो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन कर रहा है उनका ही स्टडी इसमें इकोनॉमिक्स में होता है एज पर माइक्रो इकोनॉमिक्स। यानी फिर कोई साधु संत कहीं पे हो गए हिमालय में या कहीं पे, और वो कोई भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन नहीं करते हैं, पैसे का लेन देन नहीं करते, लोग ऑटोमेटिक वहां पे जाते हैं श्रद्धा से, वहां पे चढ़ाव चढ़ाते, उसके भरोसे उनका पूरा चलता है, लेकिन वो कुछ भी पैसे का लेन देन नहीं करते। तो वो पर्संस माइक्रो इकोनॉमिक्स के स्टडी के स्कोप से दूर होते हैं, वो इनके स्टडी के स्कोप में नहीं आते। इसकी इनके स्टडी के स्कोप में वही चीजें आती है जो इकोनॉमिक एक्टिविटी करता होगा। और बार बार इन्होंने इकोनॉमिक यूनिट, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस, इकोनॉमिक इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था, ये सब बताया। तो इसका मतलब ये हुआ कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ अ बिहेवियर ऑफ स्मॉल इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट लाइक पर्टिकुलर हाउस होल्ड, कि एखादा इंडिविजुअल पकड़ हाउस होल्ड बंदा, इंडिविजुअल फर्म, एखादी एक संस्था ले लो, इंडिविजुअल प्राइजेस, कोई कमोडिटी की प्राइजेस डिसाइडेड करना है, इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज, एखादी इंडस्ट्रीज की प्राइस डिसाइड करना है, या फिर कोई कमोडिटी, एक आधी कमोडिटी क्या प्राइस है, क्या नहीं है, कमोडिटी कैसे बनी, वो आपको एग्जामिन करना है, उसकी स्टडी माइक्रो इकोनॉमिक्स में होता है। यानी पहला फीचर अगर हम देखते हैं बच्चों, तो पहला फीचर बताया उन्होंने कि स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट की माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी होती है। इसका मतलब ये हुआ लमसम लेवल पे स्टडी नहीं होती है। सेकंड दिया प्राइस थ्योरी। प्राइस थ्योरी क्यों बोले गया इसको, व्हाई इट इज कॉल्ड प्राइस थ्योरी। प्राइस थ्योरी इसलिए बोले गया क्योंकि 99% माइक्रो इकोनॉमिक्स का इस्तेमाल प्राइस डिसाइड करने के लिए होता है। अब आप बोलोगे सर प्राइस डिसाइड करने के लिए कैसे, तो वो आगे देखते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज कॉल्ड प्राइस थ्योरी, इसको प्राइस थ्योरी भी बोले जाता है, यानी आप इसको माइक्रो इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं या प्राइस थ्योरी भी बोल सकते हैं, बिकॉज इट इज primarily concerned with the determinations of prices of goods and factors of production। क्योंकि नॉर्मली प्रीमिलरी बोला, प्रीमिलरी यानी प्राथमिक, प्राथमिक यानी नॉर्मली सब में पहले इसका जो इस्तेमाल होता है बच्चों, वो काय के लिए होता है, तो उसका इस्तेमाल ही होता है कमोडिटी की प्राइस या फिर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो मैंने अभी बताया था, उनकी प्राइजेस डिसाइड करने के लिए इसका यूज किया जाता है। और आप बोलोगे सर कैसे, तो अभी मैंने जैसे आपको पीडी का एग्जांपल दिया था कि अगर कोई पीडी की प्राइस हमें डिसाइड करना है, तो सिर्फ पीडी नहीं, जितनी भी कमोडिटीज बच्चों आप लोग यूज करते हो, आपके आजू बाजू में आप देख रहे हो, वो सारी चीजों की प्राइस डिसाइड करने के लिए आपको वो प्रोडक्ट जब बनता है तो उसकी डिटेल स्टडी करना पड़ता है, बिफोर बनाने के पहले, बनाने के बाद और आफ्टर बनाने के बाद में भी उसको स्टडी करना पड़ता है कि इसको कॉस्ट कितना लगा भैया, इसमें क्या क्या चीजें लगी, क्या क्या नहीं लगी, फिर हमें कितने में सेल करने के लिए पड़ता। और जहां पे डिटेल स्टडी आ गई उसको हम माइक्रो इकोनॉमिक्स बोल रहे हैं। और इसीलिए उन्होंने बताया कि नॉर्मली जब भी कोई भी प्रोडक्ट की ज्यादा से ज्यादा प्राइस डिसाइड करने की कोशिश की जाती है या प्राइजेस डिसाइड होती है, तब डिटेल में ही स्टडी होती है।
और इसलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स का सब में ज्यादा कहीं यूज होता होगा तो वो कोई कमोडिटी या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रेन्योर, उनके जो रेमुनेशन होते हैं वो भी देने के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स इस्तेमाल होता है। इसलिए इसको प्राइस थ्योरी, स्लाइसिंग मेथड। अब इसको स्लाइसिंग मेथड मार्च 2014 में ये स्पेशल पूछे गया था 2 मार्क के लिए, स्लाइसिंग मेथड। तो स्लाइसिंग करना, आपको पता है कोई चीज को आप स्लाइस करते हो, है ना, स्लाइस, यू नो स्लाइस। चलो, माइक्रो इकोनॉमिक्स स्प्लाइट्स द इकोनॉमी इनटू स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट। उन्होंने बताया जो माइक्रो इकोनॉमिक क्या करता है, जितनी बड़ी हमारी अर्थव्यवस्था है उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड करता है, ठीक है, और इनटू अ स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट एंड देन स्टडी ईच यूनिट सेपरेटली इन डिटेल। उसके बाद में वो चीज को वो क्या करता है, लेता है डिटेल स्टडी। जैसा फॉर एग्जांपल एक पकड़ के चलते हैं हम, अभी कोविड-19 की वैक्सीन देना शुरू है, यानी देना बोले तो अभी चालू हो गया है हमारे इंडिया में। तो वैक्सीन देते वक्त अब वैक्सीन की डिलीवरी, वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग करना अलग चीज हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन करना अलग चीज हो गया, वैक्सीनेशन करना अलग चीज हो गया। तो अगर इतने सारे वैक्सीन से रिलेटेड चीजें हैं, उसमें से हमने डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को लिया, उसकी डिटेल स्टडी की कि भैया डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, लोगों को वैक्सीनेशन होगा कैसे, लोगों को वैक्सीन दिए कैसे जाएंगे। जब आप वो पर्टिकुलर चीज को ले रहे हो और उसको डिटेल स्टडी कर रहे हो, यानी इतनी सारी चीजें वैक्सीन से रिलेटेड, बट उसमें आपने कौन सा टॉपिक उठाया, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। और वो सिस्टम को बच्चे उठाने के बाद में अगर आप उसको डिटेल में स्टडी कर रहे हो कि डिलीवरी सिस्टम क्या रहेगा, लोगों को किस तरह से वैक्सीनेशन करवाया जाएगा, प्रोसेस क्या रहेंगी, कैसे लोगों को पता चलेगा उनका नंबर आ गया, ये सब चीजों को डिटेल स्टडी करना, इसका मतलब भी माइक्रो इकोनॉमिक्स हो गया। एंड दस इट इज सेड, इसलिए हम ये बोल सकते हैं दैट माइक्रो इकोनॉमिक्स यूजेस स्लाइसिंग मेथड, क्योंकि इसलिए हम बोल सकते हैं इसको हम स्लाइसिंग मेथड की तरह। जैसे आप देखो वाटरमेलन आता है बच्चों, वाटरमेलन यू नो वेरी वेल, वाटरमेलन हम डायरेक्ट खाते हैं क्या, वी कांट कंज्यूम, व्हाई, बिकॉज वाटरमेलन इन बिग साइज, यार वो बड़े साइज होता है और उसका ऊपर का कवर तो हम खाते नहीं है। मैंगो तो भी एक आधे बार हम ट्राई कर सकते हैं, है ना, बट नॉर्मली मैंगो भी आजकल बड़े जो मैंगोज आते हैं वो भी हम डायरेक्ट नहीं खाते, उसके स्लाइस करते हैं, फाके करते हैं, उसके टुकड़े करते हैं। तो वैसे ही जितनी बड़ी इकोनॉमी है, अगर आप पूरी इकोनॉमी को माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी नहीं कर सकता, लेकिन उसमें जितने भी मिलियंस ऑफ द पार्ट बोले हुए हैं, जितने भी उसमें के कोई जो प्रॉब्लम होगा उसको डिटेल में लेता है, वो उसको एनालाइज करता है, उसकी रचना करता है, उसको स्टडी करता है। और इसलिए उन्होंने स्लाइसिंग मेथड का बोला, क्यों, क्योंकि वो स्लाइसिंग मेथड को ही यूज करके स्टडी करता है। आगे दिया पार्शियल इक्विलिब्रियम। अब ये क्या होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस इज अ पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। पार्शियल इक्विलिब्रियम नॉर्मली पार्शियली क्या करता है, एनालिसिस करता है, रचना करता है, एक एक चीज की डिटेल में स्टडी करता है, फैक्टर वाइज, प्रॉब्लम वाइज, क्या चीज है उससे रिलेटेड वो स्टडी करता है। और इसलिए बताया पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, इक्विलिब्रियम पोजीशंस ऑफ इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज। आप उन्होंने बताया ये जो हम पार्शियल यानी एक पर्टिकुलर लेवल पे स्टडी कर रहे हैं, तो ये जो पर्टिकुलर लेवल पे इक्विलिब्रियम लेवल पे हम स्टडी करते हैं, इक्विलिब्रियम क्या होता है, एक जैसा, यानी एक का स्टडी किया तो उसमें से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं सभी वैसे। जैसे फॉर एग्जांपल ये पीडी है, एक पीडी की प्राइस मैंने डिसाइड किया भैया 32 जीबी की पीडी है, इसको कॉस्ट इतना इतना लगा, इसका प्रॉफिट मिला के क्या हो गया, तो पार्शियल बोले तो ये एक चीज को मैंने पहले लिया, पार्ट लिया, एक पार्ट लिया, ठीक है। अब इसकी मैंने स्टडी किया, पता चला कितने का है ये पीडी, तो पता चला इसके अगर एमआर पे रखना हमें तो वो हम 500 रुपए रख सकते हैं, 500 रुपीज। अब मुझे बताओ एक पीडी की 500 रुपए हो गई 32 जीबी, इसका मतलब है जितनी भी 32 जीबी 32 जीबी की पीडी बनेंगी, वो सभी पीडी की प्राइस बच्चों कितनी रहेंगी, प्राइस 500 ही रहेंगी ना। या मैं हर एक को डिटेल में, इसको पहले स्टडी कर लिया 32 जीबी, फिर इसको स्टडी कर लिया 32 जीबी, फिर इसको स्टडी कर लिया, हर इसका पीडी का मैं डिटेल स्टडी नहीं, एक पीडी को अगर मैंने ले लिया और एक पीडी के ऊपर से मैं जितने भी 32 जीबी की पीडीज ऐसे टाइप की बनने वाली है, सबकी प्राइस 500 रहेंगी। यानी ये जो पार्शियल इक्विलिब्रियम हमने किया, इसका जो प्राइस डिसाइड हो सबको लागू हो जाएगा, यानी इक्विलिब्रियम यानी इक्वली, सबको इक्वली क्या हो जाएगा, वो कंसिडर करना पड़ेगा। और इसीलिए उन्होंने बताया एनालिसिस इक्विलिब्रियम पोजीशन, यानी एक की पोजीशन सबको इक्वली क्या होगा, लागू हो जाएगा। इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ ऑल इंडिविजुअल कंज्यूमर्स, इंडिविजुअल फर्म, चाहे वो इंडिविजुअल कंज्यूमर के ऊपर से आप सारे कंज्यूमर को वैसा बोल सकते हैं, इंडिविजुअल फर्म की एक फर्म की स्टडी की तो सारे फर्म के लिए आप वैसा बात कर सकते हो, इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज एक इंडस्ट्रीज की आप बात कर रहे हो तो उसमें से सारे इंडस्ट्रीज की आप वैसे बात कर सकते हो। एंड पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस आइसोलेट एन इंडिविजुअल यूनिट फ्रॉम अदर फोर्सेस एंड प्रोसीड विद द assumption। और जब आप इसको स्टडी कर रहे हो तो आइसोलेट अकेले में उसको लेके स्टडी कर रहे हो, और उसको स्टडी करने के बाद में उसका जो भी निष्कर्ष आया वो सारी चीजों को आप इंप्लीमेंट कर सकते हो।
कि भैया ये चीज ऐसी है क्या, तो इसका मतलब है ऐसी चीज होने वाली, सभी चीजें वैसी होती है। अब वैक्सीनेशन जो हमने अभी टॉपिक उठाया था स्लाइसिंग मेथड कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, तो सिर्फ अकोला में डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऐसी है सर, हमारे बॉम्बे में डिस्ट्रीब्यूशन ऐसी है सर, हमारे पुणे में ही वो ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, नहीं। वो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सभी तरफ एक जैसी होंगी। तो आप कोई भी एक जगह की स्टडी कर लो, उसपे से आप बता सकते हो भैया पूरे ऑल ओवर इंडिया में हमारे यहाँ पे वैक्सीन इस तरह से दी जा रही है। जिस तरह से वैक्सीन का नंबर, लोगों का नंबर कैसे लगेगा, वो सिर्फ हमारे महाराष्ट्र के अंदर ही नहीं लगेगा, ऑल ओवर इंडिया में प्रोसेस वही रहेंगी, वो हिसाब से ही वैक्सीनेशन के सबके नंबर लगेंगे। नहीं तो मैं हूं तो मैं पहले, आप हो तो आप बाद में, ऐसा नहीं होता है। तो इसका मतलब है अगर आप एक चीज को स्टडी करते हो तो उसका जो भी रिजल्ट आएगा वो सभी के लिए अप्लीकेबल रहेगा। आगे उन्होंने दिया नेक्स्ट पॉइंट, माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। इन्होंने बताया कि भैया जो इसका अप्रोच है, दृष्टिकोण है, वो कैसा है, माइक्रोस्कोपिक है। माइक्रोस्कोपिक दृष्टिकोण यानी जो माइक्रो अभी हमने देखा था माइक्रोस्कोपी, आपको पता है माइक्रोस्कोपी क्या होता है, वो हिसाब से इसका दृष्टिकोण होता है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा बच्चों, बोला करो। अब माइक्रोस्कोपिक अप्रोच के बारे में क्या बताया, देखो, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द इकोनॉमी। ये तो हमने डेफिनेशन में भी देखा कि भैया पूरे अर्थव्यवस्था को हम कैसे स्टडी कर रहे हैं, एज्यूम कर लो कि माइक्रोस्कोपी से स्टडी कर रहे हैं, ठीक है भैया। इन द वर्ड ऑफ प्रोफेसर एपी लर्नर, अब देखो एपी लर्नर क्या बोलते हैं बेटा, अच्छे से लर्न करना, क्योंकि एपी लर्नर जी बोल रहे हैं यहाँ पे, क्या बोल रहे हैं वो, प्रोफेसर एपी लर्नर सेज दैट इट इज लुकिंग एट द इकोनॉमी थ्रू द माइक्रोस्कोपी। देखो बच्चों ये एक ही चीज तीनों ने बताया, मॉरिस डॉब ने भी यही चीज बताया, के बोल्डिंग ने भी यही चीज बताया, उसके बाद में ये जो है कौन है, एपी लर्नर, ये भी वही बता रहे कि भैया पूरे इकोनॉमी को एज्यूम करके चलो आपकी माइक्रोस्कोपी से आप स्टडी कर रहे हो, एज जैसे कि इट वेयर टू सी हाउ द मिलियंस ऑफ द सेल इन द बॉडी ऑफ द इकोनॉमी। इन्होंने भी केन बोल्डिंग की जो डेफिनेशन है वही उठा के यहाँ पे बोल दी कि भैया आप ऐसा बोल सकते हो जैसे कि हम इस तरह से इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को देख रहे हैं, जैसे हम एक बॉडी में कैसे सेल्स को देखते हैं, वैसे हम पूरे इकोनॉमी के जितने भी सेल्स होंगे उसको हम देख रहे हैं। ऐसा उन्होंने कैसे देख रहे हैं, लेकिन माइक्रोस्कोप इकोनॉमिक्स से, माइक्रोस्कोपी से। एनालिसिस ऑफ रिसोर्सेस, एलोकेशन ऑफ इकोनॉमिक एफिशिएंसी, मार्च 2015 में पूछा था ये क्वेश्चन कि भैया एनालिसिस ऑफ रिसोर्सेस एंड एलोकेशन ऑफ इकोनॉमिक एफिशिएंसी। अब आपको इसका मतलब बता दूं, एनालिसिस ऑफ रिसोर्सेस एलोकेशन बोले तो अच्छे से अच्छे रिसोर्सेस का एलोकेशन करना, यानी देखना कि कौन से रिसोर्सेस बेस्ट है कौन से नहीं है। बाद में इकोनॉमिक इफिशिएंसी यानी आर्थिक कार्यक्षमता, इफिशिएंसी का मतलब होता है कार्यक्षमता, इकोनॉमिक, ठीक है। अब वो क्या है देखो, माइक्रोइकोनॉमिक डील्स विद द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस अमंग द कॉम्पिटिंग ग्रुप। आज के कंपटीशन के वर्ल्ड में, आज के कॉम्पिटिंग ग्रुप में माइक्रोइकोनॉमिक्स देखता है कि कौन से ऐसे रिसोर्सेस हैं जो ज्यादा से ज्यादा महत्तम यूज होते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं और वो काम में आ सकते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन, और वो हमें ये भी बताता हाउ रिलेटिव प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन डिटरमाइन। और जो भी हम रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज में बच्चों लेबर भी आता है, हाँ लेबर ये रिसोर्सेज में आता है, कैपिटल रिसोर्सेज में आता है, लैंड रिसोर्सेज में आता है। तो ये जो लैंड लेबर कैपिटल है, ये रिसोर्सेज जो है इनको हम कितनी प्राइस देने वाले हैं और वो कमोडिटी की प्राइस कितनी रखने वाले हैं, फिर इनको इनका जो रेमुनेशन है वो कितना देने वाले हैं। एंड प्रोडक्शन डिटरमाइन द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इन अ टर्म्स डिटरमिनेट। और उसके साथ ही साथ उन्होंने बताया कि हम क्या करेंगे, निर्धारित करेंगे, डिटरमाइन यानी निर्धारित करना, डिसाइड करना, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इन टर्म डिटरमिनेट्स, कुछ चीजों पे हम क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे। अब कैसे करेंगे, जैसा पहला क्वेश्चन उन्होंने दिया कि व्हाट गुड्स विल बी प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटीज, कि भैया हम कितना माल बनाएंगे और कितनी क्वांटिटी रहेगी। अभी जैसा वैक्सीन का आ गया कि भैया हम कितनी वैक्सीन डेली बनाएंगे और रोज का कितना टीकाकरण यानी वैक्सीनेशन होगा। तो ये सब चीजें बच्चों वहां पे हम देखने वाले हैं। बाद में दिया उन्होंने हाउ दे विल बी डिस्ट्रीब्यूट, देखो वही क्वेश्चन है जो अभी मैंने आपको वैक्सीन के ऊपर से बताया, बट उन्होंने अगर कोई प्रोडक्ट आप बना रहे हो बच्चों, तो प्रोडक्ट कितना बनना चाहिए और उसको डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना चाहिए, क्योंकि हर घर तक वो पहुंचना चाहिए। आप देखो आज पार्ले जी एक ऐसा बिस्किट है, अब मैं थोड़ा सा एक अलग कमेंट करने वाला हूं जो कि आपको ठीक ना लगेंगी, है ना, बट आपको बता दूं पार्ले दुनिया का सब में सस्ता बिस्किट है। इससे सस्ता बिस्किट आपने मुझे दिखा देना। यस, पार्ले ये सब में सस्ता बिस्किट है। पार्ले का जो ग्लूकोज आता है ना, उससे सस्ता, उससे चीप बिस्किट कोई भी नहीं है। आप देख लेना बच्चों, पार्ले का पैकेट लो, 5 रुपए में मेरे ख्याल से 83 या 82 ग्राम्स आता है, कुछ तो भी 88 ग्राम्स। उससे 5 रुपए में कोई ज्यादा ग्राम वाला बिस्किट आपने मुझे दिखा देना, कोई भी बिस्किट्स नहीं है। क्यों, लार्ज कैपेसिटी पे प्रोडक्शन करता है वो,
और ऐसा कोई दुकान, ऐसा कोई घर, ऐसा कोई मकान या ऐसी कोई गली नहीं होगी जहां पे पार्ले जी नहीं होगा। हर एक को पता है, ब्रांड नेम, करोड़ों का ट्रांजेक्शन, हालांकि उसका प्रॉफिट ऑफ मार्जिन इतना कम है कि आप सोच भी नहीं सकते। हो सकता है एक 5 रुपीज के पार्ले के बिस्किट के पूछे 5 पैसे, 5 पैसा कमाता होगा, सिर्फ 5 पैसे, लेकिन अगर वो टर्नओवर के हिसाब से मल्टीप्लाई करते होगे तो कम से कम आपको बता दूं, कम से कम बोल रहा हूं मैं, 5 लाख रुपए सिर्फ एक पार्ले के ग्लूकोज बिस्किट के ऊपर कमाता है पर डे, कम से कम बोल रहा हूं मैं। और जबकि प्रॉफिट ऑफ मार्जिन कितना है, 5 पैसे। जितने भी शॉपकीपर हो गया, उनको पूछो बेटा देखो कौन सा आइटम बेचने को नहीं पुरता, वो लेगा पार्ले जी। क्यों नहीं बेचने को पुरता? प्रॉफिट ऑफ मार्जिन है ही नहीं उस पर। उसको किराना दुकान वाला होगा तो उसको अपने सीट पे से उठ के वो रैक में से बिस्किट का पूरा लेके सामने वाले को देने को भी नहीं पुरता, लेकिन फिर भी बेचना पड़ता, क्यों? टर्नओवर ज्यादा है, साथ में दूसरे आइटम अलग से बिकते हैं। तो इसका मतलब होता है कि कोई भी प्रोड्यूसर ये डिसाइड करता है कि मुझे कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करना है जिसकी वजह से वो सब में कॉस्ट में कम गिरे। सेकंड, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होना चाहिए, सब तक पार्ले या कोई भी प्रोडक्ट है वो कैसे पहुंचना चाहिए, ये बहुत बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं, और ये प्रॉब्लम्स को स्टडी करना यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है। और माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, इसका एनालिसिस करता है, फिर हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज कितने हैं, उसको हम कितने कैपेसिटी पे यूज कर सकते हैं, और कितने कैपेसिटी पे यूज करने के बाद में उतनी क्वांटिटी हम प्रोड्यूस कर पाएंगे और उतना डिस्ट्रीब्यूशन। जैसा सबसे बड़ा एग्जांपल आपके लिए आज के डेट में बच्चों वैक्सीन था, कि वैक्सीन अगर निकल गई, जैसा अभी पिछले महीने तक था कि वैक्सीन कब आएंगी, बट वैक्सीन आ गई, आने के बाद में फिर डेली प्रोडक्शन कितना होगा, होने के बाद में डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, डिस्ट्रीब्यूशन के बाद में वैक्सीनेशन कैसा होगा, तो ये सब एक प्रोसेस है। और ये सारी चीजों का प्रॉब्लम माइक्रो इकोनॉमिक्स ने सॉल्व किया। क्यों? क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स को डिटेल में स्टडी करके आपको आपके प्रॉब्लम्स के आंसर फाइंड आउट करवाता है। इट मींस, इसका मतलब होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स आल्सो डील्स विद द प्रॉब्लम ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। साथ ही साथ माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, इनकम कैसे डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए वो भी आपको समझाता है, वो भी आपको बताता है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों वो है यूज ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, सॉरी प्रिंसिपल। अब इन्होंने बताया यूज ऑफ मार्जिनलाइज प्रिंसिपल क्या होता है, देखो 7 नंबर का, कि माइक्रो इकोनॉमिक्स यूज मार्जिनलाइज द प्रिंसिपल एज अ टूल्स ऑफ एनालिसिस। उन्होंने बताया कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स यूजेस मार्जिनलाइज प्रिंसिपल एज अ टूल्स ऑफ एनालिसिस। जब भी वो कोई चीज की रचना करता है तो मार्जिनलाइज यानी सीमांत प्रिंसिपल्स यानी नियम, रूल्स, रेगुलेशन, डिसिप्लिन का वो इस्तेमाल करता है। एंड मार्जिनल, अब यहाँ पे दोनों का मतलब बताया, मार्जिनल मीन चेंजेस व्हाट अबाउट इन अ टोटल बाय एन एडिशन यूनिट, दैट इज अ मार्जिनल यूनिट। फॉर एग्जांपल 10 यूनिट है, 10 यूनिट अगर मैं बनाता हूँ, 10 यूनिट अगर मैं बना रहा, 10 चेयर अगर बना रहा हूं मैं, मुझे 2000 रुपए खर्चा गिरता। 10 चेयर मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूं तो मुझे 2000 रुपए खर्चा गिरता है, इसका मतलब है 200 रुपए पर चेयर गिरता। अब अगर मैं 11 चेयर बनाता हूं तो मुझे 2100 रुपए ही खर्चा लग रहा। कितना लगता है? 2100, यानी 100 रुपए एक्स्ट्रा लग रहा। तो 100 रुपए एक्स्ट्रा कैसे लग रहा? क्योंकि एक मार्जिनल चीज क्या हो गई, 11 नंबर का प्रोडक्ट, यानी 11 नंबर ऑफ लास्ट जो नंबर है वो कौन सा था, 11। 11 नंबर की अगर मैं चेयर मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ तो इसका मतलब है 1 से लेकर 10 तक वही खर्चा था। लेकिन अगर आप 11 वाला ऐड करते हो, एक्स्ट्रा ऐड करते हो, जो एक्स्ट्रा होता है उसको बच्चों मार्जिनल बोलते हैं, ठीक है। तो वो यूनिट ऐड करने से थोड़ा सा खर्चा बढ़ गया। लेकिन अगर आप 11 को डिवाइडेड बाय जितना खर्चा है 2100 उसको डिवाइडेड बाय अगर 11 करते हो तो आपको जो पहले 200 रुपए गिर रहा था वो मेरे ख्याल से 195 समथिंग कुछ तो भी गिरना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हो गया मार्जिनलाइज यूनिट। और ये ही प्रिंसिपल पे माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करता कि भैया इतना है तो ये है, ऐसा अगर किया तो कितना आ सकता, वो चीज है वहां पे। और इसलिए बताया उन्होंने ऑल इंपॉर्टेंट माइक्रो इकोनॉमिक डिसीजंस आर टेकन एट द मार्जिन। और जितने भी इंपॉर्टेंट माइक्रो इकोनॉमिक डिसीजन होते हैं, सूक्ष्म आर्थिक डिसीजन होते हैं, ये टोटली काय के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो मार्जिन लेवल पे। यानी अभी आप ऐसा कर रहे हो तो ऐसा है, फिर ऐसा किया तो क्या होगा, फिर ऐसा किया तो क्या होगा, इसके बेसिस पे उसके डिसीजंस होते हैं। चलो आगे, बेस्ड ऑन सर्टेन एजम्पशन। माइक्रो इकोनॉमिक जब स्टडी करता तो कुछ रूल्स, रेगुलेशन, कुछ कंडीशन, कुछ एजम्पशन, कुछ लिमिटेशन रखता है, और वो चीजों को ध्यान में रखते हुए वो स्टडी करता। कैसे? Microeconomics assumes laissez-faire policy, pure capitalism, full employment, perfect competition, etc., which do not exist in reality. उन्होंने बताया कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स एज्यूम लाइजर फेयर पॉलिसी। लाइजर फेयर पॉलिसी बोले तो सर्वसामान्य योग्यता, यानी एक जैसी, सबके लिए एक जैसा, सब मेरे हिसाब से सब, हम सब एक है ना, ऐसे टाइप में। अब वो कैसे बच्चों, देखो प्योर कैपिटलिज्म, उसको लगता है सभी सब तरफ एक जैसा कैपिटलिज्म है,
यानी एक आधा प्रोड्यूसर का जितना कैपिटल लगाता होगा तो उसके रहन से सारे लोग उतना ही कैपिटल लगा सकते हैं। एंड फुल एम्प्लॉयमेंट, सब तरफ सबको रोजगार है, बट एक्चुअल में सबको रोजगार है क्या, सबको जॉब है क्या, नहीं है, बट वो बोलता भैया सबको रोजगार है। परफेक्ट कंपटीशन, सब तरफ प्राइजेस कमोडिटी की एक जैसी है, सब तरफ लार्ज नंबर ऑफ सेलर, लार्ज नंबर ऑफ बायर है, सारी चीजें एक जैसी है, ऐसा वो एज्यूम करके चलता है, लेकिन विच डू नॉट एग्जिस्ट इन अ रियलिटी। लेकिन रियलिटी में देखें तो ऐसा नहीं है। इसलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो स्टडी है बच्चों, लिमिटेड चीजों के लिए है, पूरे लेवल पे आप माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो जो एजम्पशन लेके चल रहा, जैसे अभी हम, अब देखो आपको एक एग्जांपल बता दो, क्योंकि ये पॉइंट आपको वैसे नहीं समझ में आएगा। अभी हमने देखा माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, इतनी सारी चीजों में से एक चीज को उठाता है, उस पर स्टडी करता है और एज्यूम करता है कि बाकी चीजें भी वैसी होंगी। जैसे एक पीढ़ी का एग्जांपल दिया, पीढ़ी के लिए ठीक है, क्योंकि आप पीढ़ी बना रहे हो, आप बोल सकते हैं सर इसको 450 रुपए खर्चा है तो 50 रुपए प्रॉफिट, तो 500 रुपए प्राइस, तो सभी पीढ़ी की प्राइस आप 500 रुपए रख सकते हैं, दैट इज गुड फॉर कमोडिटी। बट अगर कोई इंडिविजुअल का बिहेवियर स्टडी करना चाहते हो, तो वो जरूरी नहीं है आपने उसका जो एनालिसिस बिहेवियर स्टडी किया वो सभी का बिहेवियर वैसा। जैसे एक आधा मेरिट स्टूडेंट आया, हमने उसको लिया 12 का मेरिट स्टूडेंट है, भैया आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे? मैं ना 4 बजे से पढ़ाई करता था, इसमें मेरे घर वालों का, मेरे सर का, मेरे मैडम का बहुत ज्यादा योगदान है। मैं 4 बजे से करता था, मेरी मम्मी सुबह 4 बजे मुझे उठा देती थी और मैं रात को 1 बजे तक करता था, मेरा टाइम टेबल बनाया हुआ, ये सब वो बताता है। वो जो भी चीज बताता होगा बच्चों, अगर मैंने एग्जामिन किया कि भैया मेरिट वाला बच्चा ये ऐसा ऐसा करता, 12 का बच्चा ऐसा ऐसा करता है, तो क्या उसमें से सभी बच्चे वैसे स्टडी करते हैं क्या? सभी 4 बजे उठते हैं क्या? देखो आप में से कुछ बच्चे हंसते होंगे, सर हम कहाँ उठते 4 बजे। तो क्यों? बिकॉज सारे बच्चे उतने टाइम पे नहीं उठते हैं, तो इसलिए उसका जो रिजल्ट आया वो सभी को अप्लीकेबल रहेगा, ये जरूरी नहीं है। यानी वो जो सोच रहा है भैया इतने लोगों को रोजगार है, तो उनकी स्टडी करके वो ये नहीं बोल सकता इंडिया में इतने लोग हैं तो सभी को फुल एम्प्लॉयमेंट रहेंगी और ऐसा रिजल्ट आ सकता, तो सबको फुल एम्प्लॉयमेंट है ही नहीं ना, तो रिजल्ट आने का सवाल ही नहीं। इसलिए उसके कुछ एजम्पशन जो है वो पूरी तरह से रियलिटी लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करते। नो सर, क्या रहे 2100 क्या बोल रहे हैं आप लोग? समझ में नहीं आ रहा मुझे वो। अब क्या बोल रहे थे 2100? ना ना ना, नो क्या है वो? पूजा 2100 क्या है? प्रगति क्यों नो? क्या नो सर है वो? शुभांगी रिप्लाई कीजिए। आप जो टाइप कर रहे हो, क्या टाइप कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, समझ में आया वो? अनकम्प्लीट टाइप मत किया करो बेटा। क्या पूछना चाह रहे हो देखो, फटाफट पूछो, आगे का क्वेश्चन लेते हैं अपन। बेस्ड ऑन सर्टेन एजम्पशन के बाद में देखेंगे लिमिटेड स्कोप। लिमिटेड स्कोप यानी क्या? लिमिटेड स्कोप यानी इसका जो स्कोप है, यानी इसका जो दृष्टिकोण है या इसकी जो व्याप्ति है वो लिमिटेड एरिया के लिए है, पूरे लेवल पे आप इसको यूज नहीं कर सकते। माइक्रो इकोनॉमिक स्टडीज इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट एंड नॉट होल द इकोनॉमी। उन्होंने बताया कि भैया हम इकोनॉमी के अंदर से एक सेल, एक इंडिविजुअल, एक इंडस्ट्रीज, एक फर्म, पर्टिकुलर कमोडिटी को लाके स्टडी कर सकते, उसके बारे में बता सकते, लेकिन पूरे होल इकोनॉमी को एट ए टाइम हम स्टडी नहीं कर सकते। It does not deal with the non-nationwide problem like unemployment, inflation, deflation, poverty, balance of payment situation, economic growth, etc. So its scope is limited. उन्होंने बताया इट डज नॉट डील, ये डील नहीं करता है नेशन वाइज। नेशन वाइज बोले तो नेशनल लेवल पे अभी जो वैक्सीनेशन है, जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, ये सिर्फ अकोला में, महाराष्ट्र में, पुणे में, बॉम्बे में, दिल्ली में हो रहा है क्या? ऑल ओवर इंडिया में हो रहा। तो इसका जो स्टडी का स्कोप है, क्योंकि ये डिटेल एक चीज को लेता है, डिटेल स्टडी करता है, और ये इंडिया वाइज, नेशन वाइज स्टडी नहीं कर सकता है। जैसे कि उन्होंने बताया ये क्या नहीं कर सकता है, नेशन वाइड प्रॉब्लम जो है लाइक अनएम्प्लॉयमेंट, इंडिया में बेरोजगारी कितनी है, क्या है, उसके क्या कॉजेस है, क्या नहीं है, उसका लिए ये इंडिया लेवल पे स्टडी नहीं कर सकता। इन्फ्लेक्शन तेजी की हो रही है, डिफ्लेक्शन मंदी की हो रही है, पॉवर्टी दारिद्रता क्यों है, बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन, अभी भी लोगों की तरफ कुछ पैसे बाकी निकलते हैं, वो पेमेंट कर रहे हैं नहीं करते, कोई होके भी नहीं करता है, इकोनॉमिक ग्रोथ, कहीं पे आर्थिक प्रगति होती है नहीं होती है, ये सारी चीजों की स्टडी वो नहीं कर सकता, बिकॉज इसका जो स्कोप है वो लिमिटेड है। और इसको स्टडी करने के लिए मैक्रो का यूज होता है, MACRO, मैक्रो। माइक्रो का क्यों नहीं होता है? क्योंकि मैक्रो ये छोटे छोटे लेवल पे स्टडी करता है, डिटेल स्टडी करता है, पर्टिकुलर चीज की स्टडी करता है। और अगर पर्टिकुलर लेवल की स्टडी करते करते आप जाओगे तो आपको साले लग जाओ, साल कम से कम 2 से 3 साल लग जाएंगे ये सब चीजों को स्टडी करने, और हर साल ये चीजें सिचुएशन बदलते रहती है, इसलिए इसका जो स्कोप है वो लिमिटेड है।
चलो ठीक है, आपने क्या लिखा, काय का आंसर था वो आप देखते बैठो। चलो ठीक है, कम टू द पॉइंट। एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। अब देखो नेक्स्ट 10 नंबर का इसका जो फीचर है वो क्या है। Microeconomic analysis different market structure, that is perfect competition, monopoly, oligopoly, monopolistic competition, etc. Describe how prices and quantities are determined in the different market. देखो बच्चों, मार्केट एक करके आपको फॉर्म्स ऑफ मार्केट है, मैंने कल सिलेबस जब बताया था 5th नंबर का चैप्टर है फॉर्म्स ऑफ मार्केट, उसमें ये सारे टाइप्स है मार्केट के, कौन कौन से प्रकार है मार्केट के। परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ये जो मार्केट के प्राइसेस है, हर मार्केट में एक रूल के हिसाब से प्राइस डिसाइड होती है। हर मार्केट के एक रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, कंडीशंस होती है। नंबर ऑफ कस्टमर्स कितने हैं, नंबर ऑफ सेलर्स कितने हैं, डिमांड कितनी है, डिमांड के अकॉर्डिंग सप्लाई कितना है, सप्लायर्स कितने हैं जिसको नंबर ऑफ सेलर बोले जाता है, उसके हिसाब से वहां के प्रोडक्ट की प्राइस डिसाइड होती है। और ये सब चीजें कब काय के लिए इस्तेमाल होती है, फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या कर रहा है, इतने सारे टाइप्स ऑफ क्या है मार्केट के, फॉर्म्स ऑफ मार्केट है, बट उसमें से एक आधा टाइप्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर को उठा रहा है वो, और उसका एनालिसिस करा, भैया परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है भैया परफेक्ट कंपटीशन को ले लिया, फिर उसमें देख रहा लार्ज नंबर ऑफ सेलर है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स है, सेम कमोडिटी होमोजेनियस प्रोडक्ट सेल करते हैं, तो ये सब ध्यान में रखते हुए बताता भैया फिर सबकी प्राइस भी एक जैसी होना चाहिए। यानी इसने क्या किया, इतने सारे टाइप्स जो थे मार्केट में से, उसमें से एक मार्केट उठाया, उसकी डिटेल स्टडी किया कि सेलर्स कितने हैं, बायर्स कितने हैं, प्रोडक्ट कौन से क्या है, और उसके बाद में उसने बताया कि भैया ये मार्केट में ऐसी प्राइस डिसाइड होना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने बताया एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, कि ये अलग अलग मार्केट स्ट्रक्चर को एनालाइज यानी रचना करता है। और इसलिए उन्होंने बताया एंड डिस्क्राइब हाउ प्राइसेस एंड क्वांटिटीज आर डिटरमाइंड, कि ये साथ ही साथ ये भी बताया था कि हर मार्केट में किस तरह से प्राइस डिटरमाइन निर्धारित करना चाहिए और क्वांटिटी डिसाइड करना चाहिए कि कितनी क्वांटिटी कितने लेवल पे सेल करना चाहिए। बाद में अगर आपको याद होगा बच्चों 25 डिडक्शन में, तो ये जो क्वेश्चन है कौन था, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस एंड यूजफुलनेस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये साल 2021 में जो एग्जाम होने वाली है उसमें ये क्वेश्चन रिड्यूस किए गया। तो बाकी हम देखेंगे कल, अभी के लिए इतना ही था बच्चों, बाकी कल कंटिन्यू करेंगे। आज हमने क्या देखा, तो इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसमें से अभी हम माइक्रो देख रहे हैं, इसका मीनिंग देखा, डेफिनेशन देखा, कैरेक्टरिस्टिक्स देखे। तो आप बच्चों को मेरी एक रिक्वेस्ट है, जो भी बच्चों को मेरिट आना है या जो बच्चों को अबाउट 90% चाहिए, उन्होंने एक ही काम करना, आज जो क्वेश्चन हुआ आज के आज उसको रीड करो, आज के आज लर्न करो, आज के आज लिख के देखो, कम से कम 5 टाइम्स उसको लिख के देखो आप लोग, और एक शॉर्ट नोट्स बनाओ। शॉर्ट नोट्स पता है आपको, जो पूरी हमारी जितनी भी इकोनॉमिक्स की नोट्स होगी करीबन 80 पेजेस की, आई थिंक हमारी इकोनॉमिक्स की नोट्स होगी 80 to 60 पेजेस की, तो वो जो पेजेस की नोट्स है वो आपको सिर्फ 6 to 8 पेज में कन्वर्ट करना है। आप कैसे कन्वर्ट करोगे वो मैं बता रहा हूँ आपको, टेक्निक अच्छे से सुन लो। तो अभी आपको क्या करना है, शॉर्ट नोट्स पहले तो आपको रीड करना है, लर्न करना है, लर्न करने के बाद में आपको राइट करना है, राइट करने के बाद में फिर आपको शॉर्ट नोट्स कन्वर्ट करना है उसको। शॉर्ट नोट्स बोले तो क्या, एक लाइन में मीनिंग, 2 डेफिनेशन और सिर्फ पॉइंट उसके, और इतने स्मॉल हैंडराइटिंग में होना चाहिए कि आप उसको कहीं पे भी अपने साथ में कैरी कर सको। यानी जब भी आप सुबह उठे कहीं पे गए, उसको निकाला, पढ़ लिया, रख दिया खीसे में, पढ़ लिया, रख दिया खीसे में। तो इस तरह से जितने भी हमारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होंगे वो क्वेश्चंस को आपको रीड करना है, राइट करना है कम से कम 3 to 5 टाइम्स, उसके बाद में उसको अच्छे से आपको शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट करना है, और वो शॉर्ट नोट्स बनाना है आपको। और शॉर्ट नोट्स अभी से बनाते जाओ, यानी जब आपकी एग्जाम आएगी उसके पहले तक आपकी शॉर्ट नोट्स रेडी हो जाएंगी, जैसे हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा, और फिर आपका ये लर्न हुआ रहेगा। तो आपको रिवीजन देना है, तो इतनी बड़ी बुक को रिवीजन ना दे के आपने जस्ट वो शॉर्ट नोट्स को रिवाइज किया तो भी होता है, या फिर डेली हमें रिवाइज करने के लिए शॉर्ट नोट्स कभी भी काम में आती है बच्चों, तो आप वो कर सकते हो। तो अभी के लिए इतना ही था, बाकी हम कल देखेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।